जय श्री राम एवरीवन, आप सबका वेलकम है आज की हमारी क्लास के अंदर। तो आज हम स्टडी करेंगे क्लास 12th की नेक्स्ट यूनिट या नेक्स्ट चैप्टर, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। देखो, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने क्या चीज स्टडी की थी? चार्ज के बारे में तो स्टडी कर रहे हैं। पूरी की पूरी फिजिक्स के अंदर हम चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे 12th क्लास के अंदर कि चार्ज रेस्ट में है, चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज स्टोर हो रहा है या फिर चार्ज आपस में कोलिजन कर रहा है। तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ी थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हमने देखा कि चार्ज रेस्ट में था, और जब चार्ज रेस्ट में था तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है दैट मीन्स उस पे एक फोर्स भी एक्ट कर रहा है, जिसको हमने बोला था इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स, और जिसका फॉर्मूला क्या था? क्यू ई वेक्टर। ये फोर्स लग रहा था चाहे चार्ज रेस्ट में हो, मोशन में हो, पैरेलल में मूव कर रहा हो, एंटी पैरेलल में मूव कर रहा हो, परपेंडिकुलरली मूव कर रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फोर्स उस पे एक्ट कर रहा था चार्ज के ऊपर। ठीक है। अब फिर हमने पढ़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये बात मैंने क्यों बताई है? अभी जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तब इसको यूज करेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट हमने पढ़ा, कौन सी यूनिट पढ़ी? करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमने देखा अब चार्ज एक जगह रेस्ट में नहीं है, चार्ज ने मूव करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मतलब वो पहले चल नहीं रहा था, एक जगह खड़ा था, अब वो मोशन में आ गया। जैसे ही चार्ज मोशन में आ गया, और मोशन में भी कैसे? वन डायरेक्शन के अंदर। जब चार्ज एक डायरेक्शन में मूव करता है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट बनता है। क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक करंट बन गया। ये हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा। ठीक है। अब हमारी थर्ड यूनिट हो गई मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म, इस यूनिट के अंदर हम देखेंगे कि या तो करंट की वजह से या फिर चार्ज के मोशन में होने की वजह से, कि चार्ज मोशन में है उसकी वजह से करंट बन गया, और इनकी वजह से प्रोड्यूस होगी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इसी तरह चार्ज के मोशन में होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। ठीक है। तो ये चीज हम अभी स्टडी करने वाले हैं अपने इस चैप्टर के अंदर, बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। और इसको समझने के लिए थोड़ा सा स्टार्टिंग में ऐसे मान के चलो कि तब तक उनको ये भी नहीं पता था कि मैग्नेटिक फील्ड जैसा कुछ होता भी है या नहीं, उनको ये टर्म ही नहीं पता थी। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, इंट्रोडक्शन के अंदर हो गया हमारा ये, एक तो स्टार्टिंग में कि चार्ज जैसे मूव करेगा, चार्ज के मोशन में होने की वजह से या फिर करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। या फिर इसके अंदर मान के चलते हैं कि हमारे पास दो केस लेके चलो। एक करंट कैरिंग वायर है, इधर एक चार्ज रखा है, क्यों? पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं हम अपनी कन्वीनियंस के लिए, और वो है रेस्ट में। ठीक है। एक केस मानेंगे करंट है, और ये जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, वो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में v की स्पीड से या v की वेलोसिटी से। डायरेक्शन दे दी तो वेलोसिटी बन गया। तो अब देखो होगा क्या। करंट कैरिंग वायर है, एक चार्ज रेस्ट में रखा है, तो हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया कि इस चार्ज पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। इस करंट कैरिंग वायर का इस चार्ज के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है, आराम से ये रेस्ट में रहेगा, करंट मूव करता रहेगा। ये हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया। सेकंड केस फिर हमने देखा कि चलो ठीक है, रेस्ट में रहने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मोशन करवा के देखते हैं। तो चार्ज को हमने करंट के पैरेलली मूव करवा दिया। ठीक है। जैसे ही हमने करंट को पैरेलली मूव करवाया, तो यहाँ पे जो ये करंट है या ये जो वायर है या फिर ये जो चार्ज है, ये इसके अंदर डिफ्लेक्शन होनी स्टार्ट हो जाएगी, और ये इसकी तरफ, वायर की तरफ डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? चार्ज
gets deflected towards the wire, वायर की तरफ डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां पे तो एक फोर्स काम कर रहा है, यही है ना। तो अभी देखो, थोड़ी देर पहले हमने इसके इंट्रोडक्शन में देखा था कि जो फोर्स होता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी तक मैग्नेटिक फील्ड जैसा कॉन्सेप्ट नहीं आया, इनको पता ही नहीं है साइंटिस्ट को कि मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो उनको लग रहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स तो यहाँ पे भी आना चाहिए। तो इन्होंने देखा कि जो यहाँ पे फोर्स नहीं लग रहा और यहाँ पे फोर्स लग रहा है, दैट मीन्स ये जो फोर्स यहाँ पे लग रहा है ये ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पे फोर्स लगता तो यहाँ पे भी लगता है, क्योंकि हमें पता है कि फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ये नहीं देखता कि चार्ज रेस्ट में है या फिर मोशन में है, उसको एक्ट होना ही होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो फोर्स लग रहा है ये ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं। तो फिर बाद में और भी एक्सपेरिमेंट करके इनको पता चला कि ये फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और जो ये फोर्स लगता है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, जिसका फॉर्मूला आगे हम देखेंगे, क्यू वी बी साइन थीटा होता है, ये फोर्स तभी लगेगा जब चार्ज मोशन में होता है। जब हमारा चार्ज कैसा होगा, मोशन में होगा, तभी ये फोर्स एक्ट करेगा। अगर चार्ज रेस्ट में है तो ये फोर्स एक्ट नहीं करेगा उस चार्ज के ऊपर। क्लियर है, हो गया। अब हम देखते हैं कि अब हम इस यूनिट को स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे सारी क्लियर हो जाएगी, सारे अच्छे से समझ आ जाएगी कि मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है। तो स्टार्ट करें। देखो, तो हेडिंग डालते हैं मैग्नेटिक फील्ड। देखो, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या होगी, द स्पेस, फील्ड का मतलब क्या होता है, वैसे भी हमें पता है स्पेस ही होता है, द स्पेस अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर, अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर where its magnetic effect, where its magnetic effect can be experienced, is known as, is known as magnetic field, is known as magnetic field। ठीक है, तो ये क्या हो गया, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड में जो स्पेस होगा, ठीक है, मान लेते कि ये, तो इसके अराउंड में जो ये स्पेस होगा ना, इस स्पेस के अंदर जब हम इससे रिलेटेड मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस करेंगे, उसी स्पेस को हम बोलते हैं कि वहां पे जो भी ये इफेक्ट हो रहा है उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, या मैग्नेटिक फील्ड। समझ आ गया, मैग्नेटिक फील्ड मींस करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड का स्पेस जिसमें हम इसके मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस करते हैं, दैट मींस उस कंडक्टर के अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर है, ठीक है। अब हम देखते हैं फोर्स। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या करेगी, एक फोर्स भी एक्ट करेगी। तो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, नोट डाउन करो। फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, अब देखो यहाँ पे इसको समझने के लिए हम मान के चलते हैं कि हमारे पास ये हो गई जेड एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, और ये हो गई हमारे पास एक्स एक्सिस। और हम ये मान के चलते कि यहाँ पे ऑलरेडी एक मैग्नेटिक फील्ड है, एग्जिस्ट कर रही है बी, ये वाली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है,
अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड मतलब ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, कुछ इस तरीके से जा रही है, ठीक है। अब एक चार्ज है, वो चार्ज इस डायरेक्शन में जा रहा है, क्यों, कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, v वेलोसिटी से जा रहा है। उस चार्ज ने मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक एंगल बनाया थीटा, ठीक है, थीटा मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बना। तो अब जो ये वेलोसिटी है इसको कंपोनेंट में डिवाइड कर दो, मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसका कंपोनेंट होगा v cos थीटा। अब इसके परपेंडिकुलर में मतलब x एक्सिस के अंदर इसका कंपोनेंट कितना होगा, v sin थीटा, ठीक है, हो गया। तो अब देखो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, एक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है और एक जब ये चार्ज मोशन में है तो इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रही है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, इंड्यूस हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। तो इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड का आपस में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, ठीक है। तो यहां पे लिख देना B इज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और Q इज चार्ज मूविंग विद वेलोसिटी v vector making an angle theta with b। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, स्प्लिट द कंपोनेंट ऑफ v such that v cos theta is along y एक्सिस लिख दो या along मैग्नेटिक फील्ड लिख दो और v sin theta is along x एक्सिस, ठीक है। उसके बाद यहां पे आ गए हम, द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, द applied magnetic field and induced magnetic field interact with each other। यहां तक हमने देखा कि ये वाली मैग्नेटिक फील्ड और ये वाली मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करेगी। इंटरेक्शन करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये जो मूविंग चार्ज पार्टिकल है एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा और वही फोर्स तो हमें कैलकुलेट करना है। नोट डाउन करो ये, ठीक है, रब कर दो। तो अब देखो, interact with each other, so the charge, moving charge लिख सकते हो, so the moving charge experience a force जो किसके इक्वल होगा, F। इसको तुम अलग अलग लिख सकते हो कि जैसे ये फोर्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज की स्पीड के या चार्ज के मैग्नीट्यूड पे, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा v। अब देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा v साइन थीटा के, कोस थीटा क्यों नहीं होगा अभी पता चल जाएगा जब हम ये टॉपिक क्लियर एक बार पढ़ देंगे। तो v साइन थीटा के, फिर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नेटिक फील्ड के कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखी है। तो ओवरऑल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। एक्सपीरियंस ए फोर्स विच डिपेंड्स अपॉन, ऐसे लिख के तीनों फैक्टर लिख देना, ठीक है। तो फाइनली हम ये लिख सकते हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा। जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा k। अब जो ये k है इसकी वैल्यू कितनी होगी, k की वैल्यू होगी म्यू नॉट बाई 4 पाई SI सिस्टम के अंदर। जब यहाँ पे
मतलब कोई फ्री स्पेस है, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल ऐसा नहीं कि ऑयल डाल रखा है या किसी और मटेरियल के अंदर, सिंपल नॉर्मल एयर के अंदर रखा है, तब इस कांस्टेंट की ऐसा ही वैल्यू होगी म्यू नॉट बाई 4 पाई, और इस के की सीजीएस वैल्यू होगी 1। ठीक है, अब हमारे पास जो ये म्यू नॉट है, ठीक है, तो ये कितना होगा, ये क्या होगा, एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। अब इस टर्म के मीनिंग वगैरह भी ये बहुत सारे, एब्सोल्यूट पर मैग्नेटिक परमिएबिलिटी या फिर रिलेटिव परमिएबिलिटी, इनको हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। अभी के लिए याद रखो कि ये म्यू नॉट की वैल्यू है, सॉरी म्यू नॉट का नाम है एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, जिसे के का नाम होता था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और ई नॉट एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया था हमारे पास, इलेक्ट्रिक परमिएबिलिटी। इसी तरह ये मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है, और इस के की वैल्यू होगी, या फिर अगर तुम्हें म्यू नॉट लिखना है तो इसको तुम लिख दो कि म्यू नॉट की वैल्यू होगी 4 पाई इंटू के की वैल्यू कितनी थी, 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, ये इसकी हमारे पास वैल्यू होगी जब हम इसके न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। इसकी यूनिट होगी वेबर पर एम्पियर पर मीटर। ये वेबर वगैरह क्या है, ये अभी थोड़ी देर बाद क्लियर हो जाएगा, अभी के लिए वैसे लिख लो इसको। क्लियर है, तो इसको हम ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं। F इज इक्वल टू के की जगह म्यू नॉट बाई 4 पाई। अब देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, क्यू बाहर V क्रॉस प्रोडक्ट B की। साइन थीटा को गायब करने के लिए मैं ये लिख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन थीटा गायब हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट में डाल दो। ठीक है, तो इतना फोर्स ये चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, ये जो मूविंग चार्ज पार्टिकल है क्यों, इतना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जब ये मोशन में होगा और इसकी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगी। अब देखो इसके कुछ स्पेशल केसेस देखते। स्पेशल केसेस का मतलब कि कब चार्ज कैसे मूव कर रहा है तो उस पर कितना फोर्स इफेक्ट करेगा, उस पर कितना फोर्स लग रहा होगा। अगर तो मान के चलते कि चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। अगर वेलोसिटी 0 हो गई तो फोर्स कितना हो गया, 0। दैट मीन्स व्हेन चार्ज is at rest, it does not experience any force, ये कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। क्लियर है, यही हमने इंट्रोडक्शन में भी इसकी देखा था। क्लियर है, तो इसको मैं रब कर दूं, ऊपर वाले को हो गया। ठीक है, देखो नेक्स्ट स्पेशल केस, इसको भी रब कर देते हैं। सेकेंड केस, अगर थीटा हमारा 0 डिग्री है या फिर 180 डिग्री है, इसका मतलब क्या हो गया, व्हेन चार्ज मूव्स पैरेलल और एंटी पैरेलल, तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। मतलब ये हमने v cos थीटा क्यों नहीं लिया था, एक तरह से ही इसका आंसर है। अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी ये वाली v cos थीटा, ठीक है, मतलब अगर चार्ज पार्टिकल हमारा ऐसे मूव कर रहा होता यहाँ पे या ऐसे मूव कर रहा होता, ये थीटा एंगल ना बनाते हुए डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। ठीक है, अभी तो कैसे बन रहा है, ये चार्ज पार्टिकल कुछ ऐसे है, ये हो गई हमारी y एक्सिस, x एक्सिस, और ये हो गई हमारी z एक्सिस। ठीक है, अभी तो ये चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ये z एक्सिस है, हम y एक्सिस है जिसके अलोंग मैग्नेटिक फील्ड है, और ये हमारा चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है एक एंगल बनाता हुआ इसके साथ। ठीक है, अब अगर ये ऐसे मूव करने लग जाए इसके पैरेलल में,
या फिर इसके एंटी पैरेलल में, बिल्कुल पैरेलल में या एंटी पैरेलल में, तो हमारा जो थीटा है वो या तो 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री हो गया। तो हमें पता है कि साइन 0 हो या फिर 180 हो, दोनों की ही वैल्यू होती है 0 डिग्री, तो दैट मीन्स फोर्स भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव्स पैरेलल और एंटी पैरेलल, it does not experience any force, it does not experience any force। मतलब ये कुछ ऐसा नहीं हो गया है। अगर हम एक चार्ज पार्टिकल को एक कोई पर्सन कंसीडर करके चलते हैं और उसको मान लो कि एक मतलब कोई अननोन फील्ड है जिसके बारे में उसको पता ही नहीं है, उसके लिए एक मैजिक टाइप में हो गया है और वो फील्ड ऐसे एक्ट कर रही है मतलब किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस में, वाई एक्सिस में मूव कर रही है, और वो जो चार्ज पर्सन है वो फंस चुका है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में। अगर वो इधर उधर से निकलने की कोशिश करता है तो वो उसको फोर्स लगा के वापिस से बैक कर देगी। तो अब वो स्मार्टली मोशन क्या होगी, वो इसके पैरेलल में मूव करता चलेगा, बिल्कुल। जब वो इसके पैरेलल में मूव करेगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड इसको इफेक्ट नहीं करेगी और वो बच के निकल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से, ठीक है। तो थर्ड देखो, अगर वो परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है, अगर वो इस तरीके से मोशन के अंदर चला जाए कि पार्टिकल ऐसे परपेंडिकुलरली निकलना चाहता है, तो हमें पता है कि साइन थीटा साइन 90 होगा 1, जो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू साइन की, ठीक है। तो इसका मतलब फोर्स भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। कितना होगा, क्यू वी बी, मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो हम लिख सकते हैं व्हेन चार्ज मूव्स परपेंडिकुलरली टू magnetic field, it experience maximum force, it experience maximum force। क्लियर है, कर लोगे ये टॉपिक। टॉपिक तो ये कंप्लीट हो गया, बट अभी हम देखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या है, कैसी क्वांटिटी है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। कर दो रब, हो गया। तो देखो, इस यूनिट की हम थ्योरी पढ़ेंगे, ये बोर्ड्स के लिए एज इट इज लिख के आ सकते हो, और न्यूमेरिकल्स देखेंगे बोर्ड्स के लिए भी, नीट के लिए भी, और जेई मेंस के लिए भी, ठीक है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में देखेंगे। तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी, तो जैसे हमने इस पे वेक्टर लगा ही दिया तो पता चल गया कि ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन होती है। फिर हमने इसका फॉर्मूला भी देखा कि एफ तो होता था क्यू वी बी साइन थीटा है। साइन थीटा का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला या कोई यूनिट तो होती नहीं है, तो इसको तो हटा दो। तो एफ का फॉर्मूला हमारे पास बन गया था क्यू वी बी, तो मैग्नेटिक फील्ड का बन गया एफ बाई क्यू वी। ये फॉर्मूला हमारे पास अभी तक आ चुका है। बहुत सारे और फॉर्मूले बनेंगे, बट अभी के लिए हम इसको ये मान लेते हैं। देखो, अगर हम इन जनरल इसकी यूनिट देखें, ठीक है, तो इसकी एसआई यूनिट होगी टेस्ला, निकोला टेस्ला सर के नाम पे इसकी यूनिट हो जाएगी टेस्ला, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे टी से, ठीक है। और इसकी सीजीएस यूनिट हो जाएगी गोस, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे जी से, और इनमें रिलेशन हो जाएगा 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 4 गोस, या फिर 1 गोस इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 4 टेस्ला, ठीक है। ये तो इसकी इन जनरल इसकी स्टैंडर्ड यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की, टेस्ला और गोस। अगर हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसकी यूनिट देखें तो, क्योंकि हमें यूनिट सारी पता होनी चाहिए, इसके अलावा भी यूनिट होती है। देखो, फोर्स की यूनिट न्यूटन, चार्ज की कूलम, वी की मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होगी न्यूटन सेकेंड पर कूलम पर मीटर, ठीक है। तुम अपनी तरफ से कोई भी ऐसी यूनिट बना सकते हो।
फिर इसका एक फॉर्मूला ये भी हो गया, B इज इक्वल टू एफ। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इंटू चार्ज डिवाइड बाई टाइम। चार्ज की जगह अगर मैं करंट इंटू टाइम पुट कर दूं तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बन गया न्यूटन एम्पियर सेकंड मीटर पर सेकंड, कैंसल। तो बी का फॉर्मूला क्या बन गया, न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर। एक यूनिट ये बन गई, एक यूनिट ये बन गई। कई बार एग्जाम में क्या होता है, ये पूछ लेता है कि इसमें से कौन सी यूनिट इसकी नहीं है, तो तुम्हें यूनिट निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। तो एक इसकी यूनिट हो जाएगी वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये कहां से आई है यूनिट, मैग्नेटिक फील्ड की। तो आगे चल के हम मैग्नेटिक फील्ड का एक और फॉर्मूला पढ़ेंगे बी ए से। तो यहाँ से बी हो जाएगा फाई डिवाइड बाई ए। जो हमारे पास फाई है इसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे आगे, और इसकी यूनिट होती है वेबर। और एरिया, एरिया की यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड की एक यूनिट हो जाएगी वेबर पर मीटर स्क्वायर। जो हमने ये वेबर वर्ड है अभी थोड़ी देर पहले जो हमने मैग्नेटिक परमेबिलिटी का कॉन्सेप्ट लिया था म्यू नॉट का, तो वहां पे स्टडी किया था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये मैंने बता दिया कि वेबर पर मीटर स्क्वायर बी की यूनिट हो जाएगी। कर लोगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का सबसे फर्स्ट टॉपिक, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा, ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड और उससे रिलेटेड फोर्स कितना होता है। तो तब तक के लिए इस टॉपिक को रिवाइज करते रहना। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फिर से एक न्यू टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे।